जय हिंद। आप सभी आर्मी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज हम करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए संपूर्ण मैथ के फॉर्मूले का रिवीजन हम करने वाले हैं। देखो, कल से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है और मैथ के आपके एग्जाम्स में 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं, यानी 30 नंबर का आपका मैथ आने वाला है। और मैथ में आपको स्कोर करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको सिलेक्शन लेना है। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे में से पूरा स्कोर कर सकते हो, यानी 30 में से आप 30 नंबर ले सकते हो। और उस नंबर में आपकी कोई भी कमी रहे, आज उस कमी को दूर कर देंगे। ठीक है। वैसे मैंने जितना भी मैथ आपको पढ़ाया है, अगर आपने वो सारी क्लासेस देखी होंगी तो मैथ में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, आप आराम से स्कोर कर पाओगे। और मैथ क्या, बाकी सब्जेक्ट चाहिए, आपने साइंस पढ़ा है, जीके पढ़ा है, रीजनिंग पढ़ा है, तो आप आराम से है वो स्कोर कर ले जाओगे और आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये आज वाली क्लास है, मैथ के फॉर्मूले का रिवीजन हो जाएगा और पेपर से पहले सभी को इनका रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है। तो आप तो रिवीजन करोगे नहीं, मैं आपका रिवीजन करवा देता हूं। एक ही क्लास में पूरा का पूरा मैथ है, आधे घंटे 1 घंटे में आपका कवर हो जाएगा। आध पौन घंटे में हम इसको कवर कर लेंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और क्लास को आगे बढ़ाए उससे पहले भाई, कल से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो सभी को मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट है। अच्छे से आपको एग्जाम करना है, ठीक है, बिना टेंशन के। जो आपने पढ़ा है अपना बेहतरीन देना, आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता अगर आपने मेहनत की है तो। इस बात को याद रख लेना। चलो शुरुआत करते हैं। पहला एलसीएम का क्वेश्चन है, एलसीएम का। तो एलसीएम में आपसे इसमें कुछ भी पूछ सकता है। इसमें आपसे ये पूछेगा एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, या पहली संख्या या दूसरी संख्या, कोई भी पूछ सकता है। और इनमें आपको 3 है वो दिए हुए होते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, याद रख लो कि एलसीएम गुना में एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या। जो भी आपसे पूछेगा उसको छोड़कर बाकी दूसरे के बटे में आ जाएगा। यानी इन दोनों में से अगर किसी के बारे में आपसे पूछा है तो इन दोनों के बटे में जो दिया हुआ है वो आ जाएगा। अगर इन दोनों में से कोई पूछा है तो वो जो इधर बचेगा वो इसके बटे में आ जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर निकलना है। और इसको आगे पीछे लिख दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मत सोचना कि पहली संख्या को पहले लिखेंगे, एलसीएम को पहले लिखेंगे, एचसीएफ को बाद में लिखेंगे, नहीं। ठीक है। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम ये समझो, एलसीएम क्या होता है, वो छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, वो छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई सारी संख्याओं से डिवाइड हो जाती है, उसको हम एलसीएम बोलते हैं। एचसीएफ क्या है, एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो सभी को डिवाइड कर देती है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको बोला जाता है। बात समझ में आ रही है। और सिंपल भाषा में बताऊं तो एलसीएम क्या आएगा, आपका बड़ा आएगा, और एचसीएफ है वो आपका छोटा आएगा। और यहां पर एक चीज और याद कर लो कि सम संख्या का एग्जाम में इस बार आया था, एक स्टूडेंट ने पूछा भी था। तो सम संख्या का जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ है वो हमेशा 2 होगा। इस बात को नोट कर लेना। दो, जैसे 2-3 सम संख्याएं लिखी हुई हैं और आपसे उसका एचसीएफ पूछा है तो एचसीएफ हमेशा क्या होगा, 2 ही होगा। इस बात को नोट कर लेना, ठीक है जी। तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। और एलसीएम वगैरह मैंने आपको निकालना सिखा रखा है। एक साथ में एलसीएम एचसीएफ से ही आपके आएगा। जैसे आपको यहां पर एग्जांपल से बता रहा हूं, 2/3, 4/5, 6/7 लिख दिया और आपको बोला कि इसका एलसीएम निकाले। तो जब भी ऐसे बोला जाए, भिन्न के रूप में आपको दिया हुआ हो और आपको लिखा कि एलसीएम निकालना है, तो जो ऊपर वाली संख्याएं होंगी उनका तो जो दिया हुआ है वो ही आपको निकालना है। लेकिन जो नीचे वाली संख्याएं होंगी, यानी ऊपर वाली संख्याएं क्या है, अंश, तो जो आपके अंश होंगे उनका तो जो दिया है वही निकालना है। लेकिन जो नीचे वाली संख्या आपका हर होगा उसका इसका विपरीत निकालना है। एलसीएम पूछा है तो एचसीएफ निकालेंगे। और अगर हमसे एचसीएफ निकालने के लिए पूछता तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का क्या निकालेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। इस बात को आप सभी को नोट कर लेना है, ठीक है। इस बात को आपको याद रख लेना है। यही 2 फॉर्मूले आपके ज्यादातर काम आने वाले हैं। और एलसीएम बेसिक तो आपको निकालना आता ही है, जो आपके टाइम एंड वर्क, पाइप एंड टंकी में काम आने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है, आपका औसत गति का है। औसत गति आपका एवरेज स्पीड। जब भी आपसे पूछा जाए कि एवरेज स्पीड क्या होगी, औसत गति क्या होगी, तब कैसे निकालोगे।
जैसे कि कैसे क्वेश्चन आएंगे कि यहां से कोई जा रहा है और यहां पर जाता है और फिर यहां से यहां पर वापस आता है। जाते समय उसकी स्पीड क्या थी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी, और आते स्पीड क्या हो गई, 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो उसकी एवरेज स्पीड या औसत स्पीड क्या होगी? तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं 2 गुना में पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या और बटे में पहली संख्या प्लस में दूसरी संख्या। याद रखना, ऊपर गुना होगा, नीचे प्लस होगा और ऊपर साथ में 2 और लगेगा। तो जब भी आपसे औसत गति या एवरेज स्पीड आपसे निकलवाए तो आपको आराम से ऐसे निकालना है। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए। कल ही मैंने आपको सिखाया था। आप देखो औसत क्या होता है, एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है आपका आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, यानी जो भी आपको संख्याएं दी हुई हैं उन सभी को जोड़ना है। योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब होता है आपका जोड़, ऐड करना सभी संख्याओं को, और फिर उनकी नंबर्स, आंकड़ों की संख्या यानी कितनी संख्याएं हैं वो आपको बटे में लिखना है और आपका आंसर है आराम से निकल के आ जाएगा, औसत निकल के आ जाएगा। ठीक है जी। और ऐसे याद रख लेना कि जैसे आपसे पूछा जाए 11 और 13 है, इसका औसत क्या होगा, तो इनकी बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, इसका औसत हो जाएगा। ठीक है जी, तो आपका औसत हो जाएगा इस तरीके से। तो ये अपने को याद रखना। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले याद कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप इनको याद नहीं करोगे एग्जाम्स में आएगा दिक्कत होगी। क्योंकि यहां से सिर्फ फॉर्मूले याद हैं तो आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं। सबसे पहले है आपका क्यूब का है, घन का है। ठीक है, घन का। तो घन का क्या फॉर्मूला होगा, आपसे पूछा जाएगा कि इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो क्या हो जाएगा, साइड की क्यूब। तो साइड को हम ए बोल देते हैं तो ए क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका ए क्यूब हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा, 6 गुना में साइड स्क्वायर हो जाएगा। 6 गुना में ए स्क्वायर आप बोल सकते हो, या आप इसको 6a स्क्वायर भी हम लिखते हैं तो 6a स्क्वायर हो जाएगा। और उसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। ठीक है जी। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। अगर क्यूबॉइड का पूछे आपसे, घनाभ के बारे में पूछे कि घनाभ का क्या होगा, मैं आपको समझाऊंगा कैसे क्वेश्चन पूछेगा। एक बार हम फॉर्मूले देख लेते हैं। तो घनाभ का हो जाएगा LBH। क्या हो जाएगा घनाभ का, LBH, L इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना में ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, अगर आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछे तो T2 इंटू में LB, LH, BH। ठीक है, यानी तीनों अलग अलग। ठीक है, सभी क्या है, 2-2 बार आपके आने वाले हैं, LB, BH, HL, जो भी आपका मन करे आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, यानी एक बार लंबाई चौड़ाई, एक बार क्या हो जाएगा, चौड़ाई लंबाई ऊंचाई, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, और अगर आपसे पूछे उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 इंटू LH और BH। ठीक है, लंबाई गुना ऊंचाई प्लस में आपकी जो क्या है चौड़ाई गुना में ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। ये बहुत कम आएगा लेकिन ये वाला सबसे ज्यादा आएगा। अब सिलेंडर की बात करें, हम बेलन की बात करें तो ये आपके एग्जाम्स में बहुत बार आता है। तो बेलन का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। बेलन का आपका क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर, आर प्लस एच हो जाएगा। यहां पर आर क्या है, रेडियस है। आर क्या है, रेडियस है यानी कि त्रिज्या है, और एच क्या है, आपकी हाइट है, ऊंचाई है। ठीक है जी, तो ये अपने को ध्यान रखने रहा है। और ये यहां पर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच हो जाएगा। कोण यानी अपना शंकु की बात हो रही है, शंकु की। तो शंकु का क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और पाई आर एल और पाई आर एल हो जाएगा, ये सॉरी पाई आर, आर प्लस एल और पाई आर एल हो जाएगा। ठीक है, एल कैसे निकालोगे, एल को क्या बोला जाता है, तिर्यक ऊंचाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एल को तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, एल को क्या बोला जाता है, तिर्यक ऊंचाई। और तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रूट में आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। आर क्या है, आपका रेडियस है, त्रिज्या है। एच क्या है, आपकी हाइट है, ऊंचाई है। ठीक है, स्फीयर क्या हो जाएगा, आपका गोला। गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और ये आपका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा।
यहां पर अर्धगोले की बात करें, अर्धगोले की, ठीक है, अर्धगोले की अगर हम बात करें तो उसका आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, और यहां पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इनका यूज करके आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। अब कैसे क्वेश्चंस आएंगे मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, आपको ध्यान रख लेना है इन चीजों का। देखो आपको दे दिया जाएगा, पहले किसी भी क्वेश्चन से हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि बेलन का दे दिया गया, तो बेलन का आपको दे दिया जाएगा कि बेलन का आयतन है, दे दिया जाएगा उसका मान, तो बेलन का आयतन इतना है, तो आप उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। तो बेलन का आयतन क्या है, पाई आर स्क्वायर एच है, और इसका कोई मान दे दिया जाएगा, ठीक है, और साथ में ऊंचाई या आपको त्रिज्या दे देगा, एक चीज दे देगा। तो आपसे यहां पर मान लो कि आपको ऊंचाई दे दी, तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, रेडियस का मान निकल के आ जाएगा, त्रिज्या का मान निकल के आ जाएगा, फिर आपको उधर लिख देना है, आपका आराम से निकल जाएगा। पाई का मान आपको कितना लेना है, ये बात ध्यान रख लेना, 22/7 है, वो आपको पाई का मान लेना है, अगर जब तक ना बोला जाए कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए, तो 22/7 क्या हो जाएगा, आपका पाई का मान हो जाएगा। तो इनको याद कर लेना, एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, अच्छी सी फोटो लगा देना, ठीक है जी। चलो क्यूट सी स्माइल के साथ आप देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, उसमें आपके काम आएगा, आपके जो ट्रेन है उसमें काम आने वाला है, आपकी नाव धारा है उसमें काम आने वाला है। तो देखो क्या है, चाल क्या होगी, यानी स्पीड कैसे निकालोगे, तो स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है आपकी दूरी बटे में क्या होता है, आपका समय होता है, डिस्टेंस बटे में क्या हो जाएगा, आपका टाइम हो जाएगा। तो अगर आपको चाल निकालनी है तो दूरी बटे समय हो जाएगा, अगर आपको समय निकालना है तो दूरी बटे चाल हो जाएगी, और अगर आपको दूरी निकालनी है तो दूरी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, चाल गुना में समय हो जाएगा, और यहां से आपकी क्या निकल के आ जाएगी, दूरी निकल के आ जाएगी। इस बात को अपने को ध्यान रख लेना है। और जब भी आप ऐसी चीज कर रहे होगे, ठीक है, तो आपको यहां पर क्या काम आने वाला है, कई बार आपको किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में, और कभी कभी मीटर पर सेकंड को आपको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए भी बोलेगा। तो जब भी आपको किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में जाना हो, तो आपको क्या करना होगा, 5/18 से गुना कर देना। याद रख लो 5/18 से, कैसे, मीटर पर सेकंड छोटा बनाना है तो ऊपर छोटा लिखेंगे, और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है तो हम क्या करेंगे, 18/5 से हमें क्या करना है, गुना करना है। इस बात को आपको ध्यान रख लेना है। अब बात करें टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के साथ साथ यहीं पे अपने ट्रेन के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रेन का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जब भी ट्रेन किसी भी पेड़ को पार करेगी, किसी भी आदमी को पार करेगी, ठीक है, किसी भी आदमी को, किसी भी खंबे को पार करेगी, यानी जिसकी बहुत कम डिस्टेंस होती है, चौड़ाई बहुत कम होती है, तो क्या करेगी, वह स्वयं की लंबाई को पार करेगी, स्वयं की लंबाई को ही पार करेगी, जितनी उसकी लंबाई है उसी को पार करना है। लेकिन इसके साथ साथ अगर मान लो उसको कोई प्लेटफॉर्म को पार करना है, उसको कोई प्लेटफॉर्म को, दूसरी आपकी रेलगाड़ी है उसको पार करना है, या किसी पुल को पार करना है, ठीक है, इन सभी चीजों को जिनकी थोड़ी लंबाई होती है, अगर उनको पार करना है तो ट्रेन खुद की लंबाई के साथ साथ जो दिया हुआ होगा उसकी लंबाई को भी उसको पार करना होगा, ठीक है। इसी के साथ एक चीज और याद रखो कि अगर आपकी ट्रेन इधर जा रही है, दूसरी ट्रेन भी आपकी इधर जा रही है, तो क्या हो जाएगी, जब भी हमें करना होगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, आपकी माइनस हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी एक ट्रेन इधर जा रही है, दूसरी कोई भी चीज है इधर आ रही है, तो अगर दोनों विपरीत दिशाओं में आ रही है तो आपकी जो स्पीड होगी, जो चाल होगी, वो क्या हो जाएगी, आपकी प्लस हो जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, इनको आपको याद रखना ही रखना है, वरना आपको क्या हो जाएगी, समस्याएं हो जाएंगी, गलती हो जाएगी। तो आपको ऐसी गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। ट्रेन का रिवीजन हो गया। अब हम यहां पर बोट का एक रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे शांत जल में चाल, शांत जल में चाल, शांत जल में अगर आपसे चाल पूछेगा तो इसका मतलब क्या है, आपको x का मान निकालना है। शांत जल में अगर चाल पूछे, अगर आपसे पूछे धारा की चाल क्या होगी, धारा की चाल, तो धारा की चाल पूछेगा तो इसका मतलब आपको y का मान निकालना है।
अगर आपसे पूछे धारा के साथ चाल, धारा के साथ नाव की चाल, धारा के साथ चाल अगर आपसे पूछे तो इसका मतलब क्या है, x प्लस वाई का मान आपको निकालना है। अगर आपसे पूछे धारा के विपरीत चाल, धारा के विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में अगर आपसे पूछे चाल, तो इसका मतलब क्या है, आपको x माइनस वाई का मान निकालना है। ठीक है। और आप यहां पर एक चीज और देखो कि आपको धारा की चाल दी हुई है, आपको विपरीत चाल भी दी हुई है, धारा के साथ साथ चाल भी दी हुई है, धारा के विपरीत चाल भी दी हुई है। और आपसे पूछे शांत जल में चाल या धारा की चाल, किसी की भी पूछे, तो अगर शांत जल में पूछे x का मान पूछे तो क्या करना है, इन दोनों का जो मान दिया हुआ है उनको जोड़ना है और बटे में 2 कर देना है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि यहां पर जो भी होगा, ठीक है, कुछ भी लिख लेते हैं कि मान लो 10 है ये और ये है 8, तो क्या करना है, 10 प्लस 8 और बटे में आपको 2 कर देना है। लेकिन अगर आपसे y का मान पूछे तो क्या करना है, ऊपर वाले में से नीचे वाली माइनस करो और 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस 8 बटे में आपको 2 कर देना है अगर आपको y का मान निकालना है। तो ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं और हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस पे चलते हैं। टाइम एंड वर्क में आपको बोला जाएगा कि इतने आदमी इतने घंटे इतने दिन काम करते हैं और इतना काम करते हैं, तो दूसरा आपको पूछेगा, तो उसमें हमें क्या करना है, याद रखना क्या हो गया, ठीक है, ये लो ना, यहां पर M1 D1 H1 और बटे में आपका W1 बराबर क्या होगा, M2 D2 H2 और बटे में क्या हो जाएगा, आपका W2 हो जाएगा। यहां पर आपको क्या बात ध्यान रखनी है, M का मतलब होता है मैन, कितने आदमी काम कर रहे हैं, D का मतलब होता है डेज, कितने दिन काम कर रहे हैं, H का मतलब होता है आवर, कितने घंटे काम कर रहे हैं, और W का मतलब होता है वर्क, कितना काम कर रहे हैं। जिस जिस साइड में जो जो दिया हुआ है उसको लिख देंगे, बाकी अगर नहीं दिया हुआ उसको निकालना होगा अपने को। और ये मोस्टली टाइम क्या है कि आपको ये वर्क नहीं दिया हुआ होता तो M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2 ही होता है। ठीक है, तो ऐसे अपने को आराम से निकाल लेना। अब यहीं पे क्योंकि टाइम एंड वर्क का है तो नल, पाइप और टंकी में एक बात ध्यान रखना कि जो भरने वाला पाइप होगा, भरने वाला पाइप, वो उसको हम लिखेंगे प्लस में कि वो प्लस में काम कर रहा है, और खाली करने वाले पाइप को, खाली करने वाला पाइप, जो खाली करने वाला क्या होगा, आपका पाइप होगा, उसको हम माइनस में लिखेंगे। इसका मतलब है कि वो निकालने का काम कर रहा है। ठीक है, अगर ये ज्यादा होगा तो टंकी भरेगी, अगर ये वाला ज्यादा होगा, इनकी क्षमता ज्यादा होगी तो टंकी खाली होगी। तो आपसे पूछता है कि टंकी भरेगी या खाली होगी, तो इस तरीके से आपको कर देना है। क्या बात समझ में आ गई? समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। आज भी हमने किया था, बहुत बार ये आपके काम आने वाला है, बहुत बार आपके काम आएगा कि जैसे 2 दिया हुआ है, 2 कि एक बार लाभ हो रहा है, एक बार हानि हो रही है, या दोनों बार लाभ हो रहा है, तो आपको बताना होता है कि टोटल क्या होने वाला है। तो अगर लाभ हो या कोई भी फायदा हो तो हम प्लस का इस्तेमाल करेंगे, अगर हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है, तो माइनस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसका तो आज मैंने आपको बताया ही था, आज जो प्रॉफिट एंड लॉस वाली क्लास में आपको समझाया था, तो आराम से कर लेना। इसके अलावा जैसे आपका लिखा हुआ है, आपका 5x बराबर 3y है और आपको x अनुपात y का मान या x बटे y का मान निकालना है, तो कैसे निकालोगे? तो यहां पर देखो x 5x है तो सिर्फ हमें xx रखना है, तो अगर हम xx रखेंगे तो y इधर इसके बटे में आ जाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ क्या है, बराबर में है, तो नीचे आ जाएगा। ऊपर कितना है, 3 है, दूसरे साथ वाला नीचे चला जाएगा 5, ऐसे करना। ठीक है, जब भी हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा तो हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 5x और 3y आ गया, 5x और 3y था। ठीक है, इसको आप 3 बटे, यहां पर आप 3/5 लिख सकते हो, अनुपात में बोलेगा तो 3:5 लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई है? क्या बात सभी को समझ में आ गई है? यहां पर अनुपात की बात आई है तो एक क्वेश्चन देख लो कि जैसे A अनुपात B आपको बोला कि 3:5 है, और यहां पर B अनुपात C बराबर क्या है,
B अनुपात C बराबर क्या हो जाएगा आपका 5:6 है, तो A अनुपात B अनुपात C का अनुपात क्या होगा? तो देखो B का यहां पर और यहां पर दोनों में सेम लिखा गया है, तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट लिख दो। कितना हो जाएगा? 3:5:6 ही हो जाएगा। लेकिन यहां पर अलग लिख दे, जैसे यहां पर लिख दिया 6 और यहां पर लिख दे 9, तब कैसे करेंगे उसको देखते हैं। तब हमें क्या निकालना है भाई? एबीसी का मान ही तो निकालना है, तो निकालेंगे। ए के नीचे ए का लिखेंगे, तो कितना है? 3:5 है पहला, 3:5। फिर बी और सी का कितना है? 6:9 है, ये लिखेंगे। अब देखो इसको ध्यान देना, ऐसे नीचे वाले की जगह खाली है तो नीचे 7 वाला लिख दो, ऊपर जगह खाली है तो ऊपर 7 वाला लिख दो। ये आप गुना कर दो, 6×3 18, 6×5 30 और 9×5 45, तो ये आपका आ जाएगा। और अगर कट रहा हो तो फिर और काट देना, जैसे ये कट रहा है तो 6 से 3 से कटेगा तो 3×6 18, 3 से 10 पे और 3 से 15 पे, तो ये आपका आ जाएगा 6:10:15 आपका हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस बात को याद रख लेना आपसे। और इसमें कैसे भी आपसे पूछे तो फिर ए का मान ए की जगह, बी का मान बी की जगह, आपसे एबीसी ना पूछकर आपको ये भी पूछ सकता है कि ए प्लस बी, ठीक है, इनटू में बी प्लस सी का मान कितना होगा, या यहां पर बी प्लस लिख देगा या यहां पर माइनस लिख देगा, गुना लिख देगा, जो भी बोले, कुछ नहीं करना। ए की जगह ए का मान लिखो, बी की जगह बी का मान लिखो और जो भी आपको दिया हुआ है उसको कर देना है। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको यह याद रख लेना, बोर्ड मास आपके बहुत काम आने वाला है। बोर्ड मास, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, तो सबसे पहले आपको क्या सोल्व करना है? ब्रैकेट को सोल्व करना है। इस बात को याद रख लेना कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, उसके बाद हम सोल्व करेंगे ऑफ को, हिंदी में जिसको का लिखा हुआ मिलेगा उसको सोल्व करेंगे। डी का मतलब होता है डिवीजन, यानी उसके बाद हम भाग को सोल्व करेंगे। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी हम गुणा को सोल्व करेंगे। ए का मतलब होता है एडिशन, प्लस को सोल्व करेंगे और सबसे लास्ट में हमें माइनस को सोल्व करना है। इस बात को आपको ध्यान रख लेना है। लेकिन यहां पर गलती क्या हो जाती है, जैसे यहां पर आपका लिखा हुआ है 5 - 6 प्लस में 7 लिखा हुआ है, तब स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि हमने देखा कि पहले प्लस करना है, तो आप क्या कर दोगे, यहां पर इसको प्लस कर दोगे। तो अगर आपने ऐसा कर दिया तो ये आपका गलत हो जाएगा, इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपको ऐसा नहीं करना। तो फिर क्या करना है? देखो ये आपका प्लस का है और ये भी आपका प्लस का है, तो प्लस प्लस वालों को जोड़ना है। इधर जोड़ दोगे तो माइनस का 13 बन जाएगा, लेकिन वो तो प्लस का था ना, माइनस का कैसे बना सकते हो आप? तो प्लस प्लस वाले को जोड़ना है, तो 7 और 5 12, फिर -6 करना है, तो कितना आएगा? 6 आएगा। यहां पर गलती मत कर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्टार लगा के इसको नोट कर लेना, क्योंकि यहां पर लिखोगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 13 हो जाएगा, 5 गया तो माइनस का 8 बचेगा, आंसर आना चाहिए प्लस का 6। समझ रहे हो? तो इस तरीके की गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। और एग्जाम में हड़बड़ी नहीं मचानी, ठीक है। आप एक मान लो कि कोई क्वेश्चन नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं आया तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है कि एक क्वेश्चन नहीं आया तो कुछ नहीं बदलेगा, आगे चलो, उसको फिर दोबारा देख लेंगे, फिर भी नहीं आएगा तो हम तुक्के लगा लेंगे। और तुक्के वाली वीडियो मैंने बनाई थी ना, अब सब बनाने लग गए, ठीक है। बताना मत किसी को, ठीक है। चलो, अब हमने साधारण ब्याज तो हमने पढ़ लिया, चक्रवृद्धि ब्याज हमने पढ़ लिया, तो ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, कल ही आपको पढ़ा है, अब लिख दिया है तो साधारण ब्याज आपको बता देता हूं। साधारण ब्याज क्या होता है? आपका मूलधन गुणा में दर गुणा में समय और बटे में क्या होता है? 100 होता है, ठीक है। बाकी मैंने तरीका आपको समझाया हुआ है, आप उस तरीके से कर लेना, ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता इसमें है नहीं, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। अब देखो, एलिगेशन मेथड आपके कुछ जगह यूज होगा, कब होगा? कि जब किसी भी दो चीजों का अलग अलग दिया हुआ हो और दोनों के बीच में एक कॉमन चीज दी हुई हो, तब आपको एलिगेशन मेथड यूज करना है। तो कैसे यूज करोगे कि भाई एक ये रेट है, जैसे बोल दिया जाए, एग्जांपल से समझा रहा हूं कि 100 रुपए किलो वाले चावल को 90 रुपए किलो वाले चावल के साथ मिलाया जाता है और उस मिश्रण को 80 रुपए के हिसाब से बेचा जाता है, तो उनका अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बताना है। तो इसमें से ऐसे लिखोगे, इसमें माइनस करके ऐसे लिखोगे, तो 100 में से 80 गया तो कितना आ गया? 20 आ गया। 90 में से 80 गया तो 10 आ गया। 0 से 0 कैंसिल, यानी 1:2 के अनुपात में मिलाया गया है, ये अपने को ध्यान रख लेना है, ठीक है।
तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। आगे बढ़ते हैं, प्रतिशत की बात कर लेते हैं। प्रतिशत की कुछ बातें याद रखो कि जब भी आपको प्रतिशत हटाना हो तो आपको क्या करना होगा, 100 से भाग करना है, बटे में अपने को 100 लिखना है। जब भी आपको प्रतिशत लगाना है, जब भी प्रतिशत लगाना है तो क्या करोगे, आपको 100 से क्या करना है, गुना करना है। ये हो गया अगर प्रतिशत लगाना हो तब, और ये हो गया प्रतिशत हटाना हो तब। आपको इन बातों का ध्यान रखना, बाकी तो आप प्रतिशत को आराम से कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। वैसे तो आज ही पढ़ा है लेकिन थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होगा, एक तो होगा लाभ। लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि विक्रय मूल्य माइनस में क्या होगा, क्रय मूल्य, तब आपका क्या होता है, लाभ होता है। यानी कि बेचे जाने वाला जो रेट है वो ज्यादा होना चाहिए। क्रय मूल्य जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है, विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है, तब आपका लाभ होता है। और लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो लाभ प्रतिशत निकालोगे कि जितने का आपको लाभ हुआ है उसको ऊपर लिखो, बटे में आपका क्रय मूल्य लिखो, और गुना में क्या कर दो, 100, क्योंकि प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुना करना। ठीक है जी, ये बात ध्यान रख लेना। हानि की अगर हम बात करें, लॉस की अगर हम बात करें तो वो कब होगी, वो होगी जब आपका क्रय मूल्य ज्यादा होगा, यानी ज्यादा में खरीदेंगे और कम में बेचेंगे। तो क्रय मूल्य माइनस क्या होगा, आपका विक्रय मूल्य होगा, यानी कॉस्ट प्राइस माइनस में क्या हो जाएगा, आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, तब जाके आपकी हानि निकलेगी। और हानि में क्या कर दो, लाभ की जगह पे क्या लिख देंगे, हानि लिख देंगे, हानि प्रतिशत निकालेंगे, तो बाकी आपका क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। ठीक है, एक बात और कि कोई भी चीज अपने आप में क्या होगी, 100% होगी। अगर आपसे कोई क्रय मूल्य पूछे तो वो भी 100% होगा, विक्रय मूल्य पूछे तो वो भी 100% होगा, कि आपको दिया क्या है वो आपको देखना है। लेकिन अगर आपको दिया जाए कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा या क्रय मूल्य क्या होगा। तो 20% पर बेचा जा रहा है, सॉरी 20% के लाभ पर बेचा जा रहा है, तो लाभ होगा तो क्या हो जाएगा, 100 प्लस 20 कर दो, 120% हो जाएगा। और ये क्या है, बेचा गया है तो विक्रय मूल्य का मान हो गया 120। तो क्रय मूल्य क्या होगा, अपने आप में 100% होगा, तो हमें 100% का मान निकालना है। लेकिन अगर बोला जाए कि 20% की हानि पर बेचा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 100 में से 20% माइनस कर दो, 80% में बेचा गया, वो क्या हो जाएगा, आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और आपको निकालना क्या है, क्रय मूल्य निकालना है जो 100% होता है। इस बात का आपको ध्यान रख लेना है, इसमें आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है जी, तो भाई और मैथ में आपको अब और कोई दिक्कत नहीं होगी। आयत आपका सभी को पता ही है कि आयत क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, आपका लंबाई गुना में आपका चौड़ाई हो जाएगा, लंबाई गुना में आपका चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, अब कोई समस्या नहीं है। अब ये समझ लो कि आपने सब कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, और अब एग्जाम्स में टाइम पर पहुंचना है, इस बात को ध्यान रखना। समय की कदर जरूर करना, समय पर पहुंच जाना, और समय पर पहुंचकर बिना टेंशन के, टेंशन फ्री होके आपको अपना पेपर देना है, अपना एडमिट कार्ड ले जाना है, आपको अपनी 2 फोटो ले जानी है, कलर एडमिट कार्ड निकलवा के ले जाना, 2 फोटो ले जाना, एक आईडी ले जाना। ठीक है, आईडी में आधार कार्ड हो सकता है आपके पास, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है आपका, या आपका वोटर आईडी कार्ड हो सकता है। पैन कार्ड मत लेके जाना, वो अलाउ नहीं होता, क्योंकि उसमें एड्रेस वगैरह नहीं होता है। ठीक है जी, तो इन बातों का आपको ख्याल रखना है, और तबीयत खराब नहीं करनी, समय पर पहुंचना है, कोई गुंडागर्दी करते हुए नहीं जाना है, क्योंकि आपको आर्मी में लगना है। ठीक है, तो देश की आपको शान बनना है, देश की शान को खराब करने की कोशिश आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। ठीक है, तो फिर आज शाम को 4 बजे अपनी क्लास एक और मिलेगी आपको, तो कल शाम को 4 बजे और आज शाम को 4 बजे और मिलते हैं। कैसा क्या पेपर रहता है तो सभी की फिर जानकारी लेंगे। शाम को 4 बजे कुछ और बातें करेंगे हम। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। जितने नए स्टूडेंट हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, ठीक है, मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने नहीं कर रखा, अब तो कर दो यार।
बहुत समय से आपको पढ़ा रहे हैं, सब कुछ आपको पढ़ाया है, ठीक है। पूरे यूट्यूब पर देख लेना, किसी भी टीचर ने अगर इतनी मेहनत की हो कि मैथ भी पढ़ाया, रीजनिंग भी पढ़ाया, जीके भी पढ़ाया, साइंस भी पढ़ाया, स्टैटिक जीके भी पढ़ाया, सब कुछ आपको करवाया है, ठीक है। तो अगर लगता है कि मेहनत की है तो सब्सक्राइब कर लेना, जिन्होंने नहीं किया हुआ लाइक शेयर कमेंट आप कर ही दोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।